राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक दिवसीय दौरे पर अमृतसर पहुंची। एयरपोर्ट पर सीएम भगवंत मान और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने उनका स्वागत किया। मुर्मू ने यहाँ श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका और सरबत के भले की अरदास की। राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद मुर्मू का अमृतसर में यह पहला दौरा है। राष्ट्रपति मुर्मू के श्री हरमंदिर साहिब दौरे के मौके पर SGPC अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने उनका स्वागत करने के साथ यहाँ आने पर उनका धन्यवाद भी किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के शराब मंत्री रहे हैं, डिप्टी CM भी रहे हैं। आज उनकी गिरफ्तारी से भ्रष्टाचारियों में दहशत दिख रही है। मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों की टीम लगी हुई है। आज जो लोग मनीष सिसोदिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस बात का डर है कि जांच कहीं उन तक न पहुंच जाए। मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि जेल में मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सारी जेल तो दिल्ली सरकार के पास है, उसके हेड केजरीवाल है, तो क्या मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल से ही खतरा है? पूर्वोत्तर में 3 राज्यों में भाजपा गठबंधन की सरकार बनने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में चुनाव लड़ने वाले सभी दलों को यह समझना चाहिए कि आखिरकार उन्हें भाजपा का समर्थन करना ही होगा। शर्मा ने यह भी कहा कि PM मोदी देश के सबसे बड़े नेता हैं और क्षेत्र में हर कोई उन्हें पसंद करता है, इसलिए सभी दलों को भाजपा का समर्थन करना चाहिए। बता दें कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने फिर सत्ता में वापसी की है। नागालैंड और त्रिपुरा में भाजपा गठबंधन ने चुनाव में जीत दर्ज की है, जबकि मेघालय में NPP को समर्थन का ऐलान किया है। वहीं NCP ने चौंकाते हुए नागालैंड में नेफ्यू रियो सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली की आबकारी नीति मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ की। कोर्ट ने ED को 3 दिन की पूछताछ की इजाजत दी है। आज जेल में पूछताछ के लिए ED ने जेल प्रशासन से संपर्क किया। बता दें कि ED ने इससे पहले पहली बार 7 मार्च को पूर्व डिप्टी CM से लगभग 5 घंटे तक सवाल जवाब किया था। बता दें कि 26 फरवरी को CBI द्वारा दिल्ली की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाने के बाद सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल के दिए बयान को ट्वीट करके किरण ने राहुल गांधी को देश की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी भारत की एकता के लिए बेहद खतरनाक हो गए हैं और वह लोगों को भारत को बांटने के लिए उकसा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि स्वघोषित कांग्रेस राजकुमार ने सारी हदें पार कर दी है। उनके मूर्खतापूर्ण बयानों पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि उनके भारत विरोधी बयानों का भारत विरोधी ताकतों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। देश की बेटियां आज हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। साथ ही भारतीय सेना में शामिल बेटियां देश की रक्षा भी बखूबी कर रही हैं। ऐसी ही एक बेटी कर्नल गीता राणा ने इतिहास रचा है। भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि कर्नल गीता राणा पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड और दूरस्थ इलाके में फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। कर्नल गीता चीन सीमा पर तैनात स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप को कमांड करेंगी। बता दें कि सेना ने हाल ही में महिला सैन्य अधिकारियों के लिए 108 भर्तियां निकाली है, जिनमें वह कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, ऑर्डिनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर समेत अन्य शाखाओं की स्वतंत्र यूनिट को कमांड कर सकेंगी। अमेरिकी खुफिया संगठन की 2023 के एनुअल थ्रेट असेसमेंट की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तानी उकसावे का सैन्य बल के साथ जवाब दे सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले की तुलना में अब इसकी ज्यादा संभावना है कि भारत पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को जवाब दे सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां भारत और चीन द्विपक्षीय सीमा वार्ता में लगे हुए हैं और सीमा बिंदुओं को सुलझा रहे हैं, लेकिन संबंध तनावपूर्ण रहेंगे, जो दशकों में सबसे गंभीर है। यह मूल्यांकन अमेरिकी खुफिया समुदाय के वार्षिक खतरे के आकलन का हिस्सा है, जिसे कांग्रेस की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय द्वारा अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत किया गया था।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। भारत ने पाकिस्तान को सबसे पहले अपना घर ठीक करने की सलाह दी है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों के मुद्दे पर चल रही बहस के बीच जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिस पर विदेश मंत्रालय की अवर सचिव जगप्रीत कौर ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया को उपदेश दे रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, जबकि उसकी खुद की आबादी लोकतंत्र से वंचित है। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को हमारी सलाह है कि पहले उसे अपने घर को ठीक करना चाहिए और अपने लोगों के मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को लेकर अपने खराब रिकॉर्ड को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ शहर में आज बम ब्लास्ट हो गया। इसमें तालिबानी गवर्नर समेत 3 की मौत हो गई। तालिबान पुलिस के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट गवर्नर के दफ्तर में हुआ। तालिबान ने स्थानीय पुलिस प्रमुख के प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ वजीरी ने बताया कि मज़ार शरीफ शहर में गवर्नर के दफ्तर में बम ब्लास्ट हुआ। इसमें गवर्नर दाऊद मुजमल और अन्य 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान कई बुनियादी अधिकारों से वंचित महिलाओं एवं लड़कियों के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान के नए शासकों ने ऐसे नियम लागू करने पर जोर दिया है जिनसे ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां अपने घरों में कैद हो गई हैं। बयान के अनुसार अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान ने उदारवादी रुख अपनाने का वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद उसने कठोर नियम लागू किए हैं। उन्होंने छठी कक्षा के बाद लड़कियों की शिक्षा के साथ ही पार्कों और जिम जैसे सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की मौजूदगी तक पर प्रतिबंध लगा दिए। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी रूस और यूक्रेन युद्ध अभी भी जारी है। आज सुबह फिर से रूस ने यूक्रेन के शहरों में बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा आपूर्ति की बुनियादी सुविधाओं को निशाना बनाया। इसके चलते राजधानी कीव सहित ओडेसा का काला सागर बंदरगाह और दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। तो वहीं ओडेसा क्षेत्र के गवर्नर मैक्सिम मर्चेंको ने कहा कि रूस ने आज फिर से मिसाइल हमलों से बड़े पैमाने पर बंदरगाह शहरों में ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया है, जिसके चलते मजबूरन बिजली कटौती करनी पड़ी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए राज्य का बजट पेश किया। यह एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट है। बजट में सबसे अहम ऐलान यह रहा कि सरकार हर वर्ष किसानों को 12,000 रूपए देगी। अब तक किसानों को 6,000 रूपए दिए जा रहे थे। इसके साथ ही महात्मा फुले जन स्वास्थ्य योजना का दायरा 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रूपए तक किया गया। फडणवीस ने कहा कि राज्य के 29,000 युवाओं को रोजगार दिया। जल्द ही राज्य में 20,000 आंगनवाड़ी सेविकाओं की भर्ती की जाएगी। सड़क और पुलों के निर्माण के लिए 14,000 करोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टीचर की सैलरी में 10,000 रूपए तक भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। उत्तराखंड में लगने वाले सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान कुमाऊनी छोलिया नेतृत्व से सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ। उनके साथ इस दौरान सांसद अजय टमटा मौजूद रहे। बता दें कि प्रति वर्ष इस शक्ति पीठ की यात्रा करने आस्थावान श्रद्धालु कष्ट सहकर भी यहाँ आते हैं। होली के अगले दिन यानी आज 9 मार्च से शुरू हो चुके पूर्णागिरि मेले को 6 जोन में बांटा गया है, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में आसानी हो। बता दें कि यह मेला 9 मार्च से लेकर 9 जून तक चलेगा। आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कश्मीर में 9 जगहों पर छापेमारी की। दरअसल पाकिस्तान के विभिन्न कॉलेजों में स्थानीय लोगों को एमबीबीएस सीट के आवंटन रैकेट से जुड़े मामलों में यह छापेमारी हुई है। ईडी की टीम ने हुर्रियत नेता काजी यासिर और जम्मू कश्मीर सॉल्वेशन मूवमेंट के अध्यक्ष जफर भट्ट के घरों की भी तलाशी ली है। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने जुलाई 2020 में केस दर्ज किया था। पुलिस को शिकायत मिली थी कि घाटी में कुछ लोग पाकिस्तान की एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों की सीटें बेच रहे हैं। ईडी ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इस मामले में अभी तक जफर भट्ट और साउथ कश्मीर के एक वकील समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब कोरोना महामारी से उबर चुकी है और लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है, जिसे लेकर रेटिंग एजेंसी मूडीज एनालिटिक्स का मानना है कि जीडीपी ग्रोथ में यह नरमी तात्कालिक है
और भारत की अर्थव्यवस्था जल्द ही वापस रफ्तार पकड़ लेगी। मूडीज ने उभरते बाजारों की परिदृश्य पर जारी अपनी हालिया रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर पर चर्चा की है। मूडीज का कहना है कि पिछले वर्ष के अंत में जीडीपी ग्रोथ रेट में आई कमी तात्कालिक है। यह नरमी मांग पक्ष के दबावों को दूर करने में मदद कर रही है। मूडीज का कहना है कि अभी घरेलू अर्थव्यवस्था ही वृद्धि दर के लिए इंजन का काम कर रही है और इसमें सुधार आने की गुंजाइश है। भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ी घोषणा की है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी से संबंधित लेन देन क्रिप्टो ट्रेड अब मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधानों के दायरे में आएंगे। एक अधिसूचना में सरकार ने कहा कि आभासी और डिजिटल संपत्ति से जुड़े लेन देन में भागीदारी अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नियमों के अधीन होगी। बता दें कि सरकार ने डिजिटल संपत्तियों की निगरानी को कड़ा करने के लिए कदम उठाया है। इसके साथ ही केंद्र की विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रालय ने निवेशकों को आभासी या डिजिटल संपत्ति के लिए की गई किसी भी पेशकश और बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी के लिए चेतावनी दी है। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्माता सतीश कौशिक का 66 वर्ष की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है, बल्कि उनके अभिनय की प्रशंसक जनता ने भी शोक व्यक्त किया है। सतीश कौशिक को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 8 मार्च को उनका निधन हो गया।